अब केसेस तो दुनिया में बहुत सारे हैं, मैं सब केसेस तो ले नहीं सकता, और आप जिंदगी भर पढ़ नहीं सकते मेरे साथ, तो मैं कुछ केसेस लूँगा, उस पर से आपका नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करूँगा। आपको अगर वो चीज़ समझ आ गई तो नया प्रॉब्लम आएगा तो आप खुद से कॉल ले पाओगे। जैसा भी आपका सॉफ्टवेयर हो गया है, मैं अगर कोई मॉडल टेस्ट दूँ आपको, तो आप वो एक्सपीरियंस पे मॉडल बना सकते हो, भले वो आपकी एक्सरसाइज में आपने कभी नहीं किया होगा। ये यूनिवर्सिटी में होता है अपने साथ, कॉलेजेस कि भाई हम जो पढ़ के जाते हैं वही नहीं आता, उसी टाइप का आता है। तो अगर अपने को वो क्लियर है तो अपन सॉल्व कर लेते हैं। सेम चीज़ यहाँ मेरा ये बोलना है, तो चलाना आता है, इंजीनियरिंग कंसेप्ट क्लियर है, तो नया प्रॉब्लम आ गया हम बता पाएंगे। दोनों क्लियर नहीं है तो फिर क्या है? तो इसलिए मैं इसको एज अ कैलकुलेटर बोल रहा हूँ। तो ये क्या होगा, फास्ट कैलकुलेशन करके देगा। मैट्रिसेस के बारे में आपने सुना होगा, मैट्रिक्स 3x3 अपन सॉल्व कर लेते हैं, 4x4, 10x10, 20x20। एंसिस की खासियत है 20x20 का मैट्रिक्स बड़े आसानी से सॉल्व करें, जो अपने को शायद 20 दिन लगे वो 20 मिनट में सॉल्व करें। तो वो खासियत है इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हमारा जस्ट टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है टू गेट दी कैलकुलेशंस डन। क्यों? कैलकुलेशंस हम लोग उतने पास नहीं है, तो हमने जितना भी कैलकुलेशन पार्ट है वो सीए फील्ड के सॉफ्टवेयर को दे रखा है। तो ये हमको क्या करेंगे, वो वैल्यूज फटाफट कैलकुलेट करके बता देंगे, फिर वो वैल्यूज दे देंगे। अब वो सही है गलत हो तुम समझते हो, वो एक प्लॉट दे देगा, ग्राफ दे देगा, एक वैल्यू लिख के दे देगा, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग यू हैव टू डिसाइड। तो वो ये नहीं बताएगा अरे टूट गया, अरे बच गया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला। द प्रोडक्ट इज सेफ, ऐसा कुछ लिख के नहीं आएगा। द प्रोडक्ट इज नॉट सेफ, इट विल जस्ट गिव मी द वैल्यूज, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। वो राइट रॉन्ग फिर से आपके इंजीनियरिंग कंसेप्ट पे डिपेंड, क्लियर हो रहा है? तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस फील्ड कि मतलब आपको फटाफट पहुंचा के देगा। तो और एक खासियत देखो, आपको याद होगा हमने फर्स्ट ईयर से ही कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ये सब हमने पढ़ा है। तो आपको याद होगा उसके फॉर्मूले थे WL3/AE, सेंट्रल लोडिंग, सपोर्ट पे। आप देखेंगे सब चीज के फॉर्मूले थे क्या अपने पास? नहीं। और जनरली आप देखेंगे वन डायरेक्शनल थे, 1D के लिए, 1D लोडिंग मतलब एक डायरेक्शन में। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, एक ही डायरेक्शन में लोड लगता गया। अर्थक्वेक आता तो एक ही डायरेक्शन से आता गया, उसके फॉर्मूले कहाँ हैं? समझ रहे क्या? सो देयर आर नो फॉर्मूलेज फॉर एवरी सिचुएशन, समझ रहे? बट एनसिस में एक खासियत है कि आप वो फॉर्मूलेज बना सकते हैं। तो आप कैसे बनेंगे? आपने सही तरीके से ड्राइव किया, सही तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन दी, तो सही फॉर्मूला बनेगा। मतलब डॉक्टर ने सही तरीके से बीमारी पकड़ी, सही तरीके से उसको एनालाइज करके सही दवाइयाँ दी, सही ट्रीटमेंट, और आपने सही तरीके से उसको फॉलो किया, तो आप ठीक हो जाओगे। गलत तो सब गलत। तो फॉर्मूला उसके पास भी नहीं होता है ठीक करने का। वो क्या करता है, जस्ट सिम्टम्स देखता है, फैमिली हिस्ट्री देखता है, आपका खान पान कैसा है वो पूरा देखता है, और उसके हिसाब से फिर आपको सजेशन देता है। उसको भी सब बीमारियाँ पता रहती है, आपकी बातों से वो समझता है कि आपको पॉसिबल क्या हो सकता है। तो वैसे ही आपको भी समझ में आना चाहिए, क्लियर हो रहा है? तो इस कोर्स में मैं आपको वही हाईलाइट करवाने की कोशिश करूंगा कि बीमारी पकड़ना कैसे है। वो भी मैं 3-4 बीमारियां पकड़ा पाऊंगा। जनरल फिजिशियन तो उसको सर्दी का भी थोड़ा पता रहता है, पेट दर्द का भी थोड़ा पता रहता है, किडनी का भी थोड़ा सा पता रहता है, लीवर का थोड़ा पता रहता है। वो बोलता है लीवर में स्वेलिंग आ गई होगी, 1-2 डोज देता। फिर देखो आप कुछ दिन बाद ऐसा होता है, अगर वो आपकी बीमारी ज़्यादा सीरियस है तो बोलता भाई आप ये एक्सपर्ट के पास चले जाओ, स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ। उसको समझ में आ जाता है अपना बाहर का केस, एक्सपर्ट लेवल का केस, तो वो अपने को रेफर करता है, क्योंकि वो एक जनरल फिजिशियन है, एक लेवल तक की आपको ठीक कर सकता है। उसके बाद आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। हमारे साथ भी ये होगा कि मैं आपको जनरल फिजिशियन बनाऊंगा, स्पेशलिस्ट बनना है तो आप या तो और आगे क्लास लगाओ या खुद से बनना सीख लो, समझ रहे क्या? तो उस बीच में ये होगा कि एनसिस चलाना मैं आपको सिखा दूंगा, तो आप स्पेशलिस्ट के पास भी जाओगे तो एनसिस वैसे ही चलेगा जैसा हम लोग यहाँ चलाएंगे। उसके लिए अलग से एनसिस चलाना नहीं सीखना पड़ेगा आपको, उसके लिए ज़्यादा तो उसके सिम्टम्स, बेसिक्स, उसके कंसेप्ट वो आपको समझना पड़ेगा। वो चाहे आप यूट्यूब से समझो, अपने इंजीनियरिंग बुक से समझो, या उस बंदे के पास जाके समझो, समझ रहे क्या? तो इस तरीके से रहेगा, क्लियर हो रहा है? तो ये इसका मीनिंग है। तो सीए फील्ड, ये सब उसके बारे में, मैकेनिक्स हमने पढ़ा, ठीक है? तो इसमें हमने सब चीज़ पढ़ी। ये देखो मैकेनिक्स को अगर आप क्लासीफाई करोगे तो जनरली 2 ब्रांचेस निकल के आती है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स।
तो हम बहुत ज़्यादा लेवल पे कहीं ना कहीं इनके प्रॉब्लम्स पर डील कर रहे हैं इस एरिया, ठीक है। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में आपने ये पढ़ा, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, डिफॉर्मेबल बॉडीज, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, और ये हमारा फ्लूइड्स वाला है, आइडियल फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। अब मैं यहाँ बता दूँ कि हमारे प्रॉब्लम्स मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स वाले एरियाज में रहेंगे, इस एरियाज में से नहीं रहेंगे। इसके लिए अलग से एनसिस में कोर्स है, एनसिस CFD, एनसिस CFD, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, तो वो इस एरिया पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको फ्लूइड के बेसिक्स क्लियर चाहिए, मेरे क्लियर नहीं है, मैं नहीं पढ़ा, समझ रहे क्या? तो ये पूरा अलग ही सब्जेक्ट है ना, आप भी जानते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स अलग से पार्ट 1 पार्ट 2 उसके तो उसके कंसेप्ट बिल्कुल ही अलग है। तो वही बोलना है कि एक अलग ही फील्ड का डॉक्टर बनना है, समझ रहे क्या? तो CFD में आप मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड से डील करते हो, जब आप एनालिसिस में चलाओ या किसी और सॉफ्टवेयर से, हम जो प्रॉब्लम्स डील करेंगे वो कहीं ना कहीं इन सिनेरियोज में से देखेंगे। क्लियर हो जाएगा? तो हम लोग स्ट्रक्चरल और थर्मल एनालिसिस पढ़ते हैं, क्या होता है हम लोग उसमें आएंगे। तो ये जितना भी सॉलिड वाला एरिया है, ये इसमें फिर से 2 वर्ड निकल के आएंगे CA फील्ड में, स्ट्रक्चरल और थर्मल। वैसे बहुत सारे हैं, ये फ्लूइड हो गया, हमारे को सब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, थर्मल के भी सब्जेक्ट्स हैं हमको, सॉलिड्स के भी हैं, फ्लूइड्स के भी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वगैरह के भी है। तो एनसिस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सब्जेक्ट था, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके भी है, समझ रहे हैं? तो मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत वास्ट है एनसिस, जस्ट लाइक अगेन क्रियो कटिया सॉलिड्स जैसा। बट द थिंग इज कि हम एट अ टाइम सब चीज़ को नहीं सीख सकते, सभी एरियाज के एक्सपर्ट नहीं हो सकते, तो हमको कुछ सेट पे जाके अपने आप को सीख के कॉन्फिडेंट बनाना होगा। फिर आपको अगर इंटरेस्ट है CFD में, तो चलाना आप यहाँ से जैसा करोगे वैसे ही फ्लूइड में, सिर्फ आपको क्या होगा, फ्लूइड के कंसेप्ट्स अच्छे होना, स्ट्रांग होना। ज़्यादा एनसिस में वो मतलब आपको ये देना है, रेनॉल्ड्स नंबर देना है, तो कहाँ से देते? स्टोक्स इक्वेशन सेट करना तो कहाँ से करते हैं? तो यूट्यूब पे जाओगे वैसे मिल जाएगा, समझ रहे क्या? तो इसके लिए आपको अलग से एनसिस चलाना सीखना नहीं है, एनसिस चलाना इसकी जैसा रहे, सिर्फ आपकी इसके कंसेप्ट और उसको कहाँ से ढूंढ के लगाना बस। तो उसके लिए अगर आपको ये जम गया तो फ्लूइड के कंसेप्ट क्लियर इंटरेस्ट है, तो 2-4 आप यूट्यूब पे जाओ और वो देखो, तो आपको आ जाएगा, समझ रहे हैं? हालांकि एक एक्सपर्ट के पास से सीखोगे तो अलग मज़ा है उसका, है ना? क्योंकि अभी मैं जो केसेस लूँगा वो कहीं ना कहीं यूट्यूब गूगल से है, क्योंकि मैं भी जब पैदा हुआ तो एनसिस के साथ नहीं हुआ, मेरे पास भी ऐसा नहीं है कि पहले से मेरे को सब आता है, मैंने भी यहीं रह के सीखा है। जो हमारी बुक्स के प्रॉब्लम्स है, यूट्यूब और गूगल पे प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप देखेंगे मैं जो पढ़ाऊँगा वो आपको एज इट इज़ यूट्यूब के ही मैंने उठाए हैं, लेकिन वही वर्ड वही लैंग्वेज नहीं मिलेगी। आप CA डालो इतना नहीं समझाएगा जितना हमने डिस्कस किया। तो हम लोग जो पैसा ले रहे हैं वो उस चीज़ का समझ रहे हैं, क्योंकि है आपको भी पता है एनसिस की वर्कबेंच की बुक मिलती है, सॉफ्टवेयर मिलता है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, जाके खुद ही सीख सकते हैं ना, लेकिन नहीं सीख पाओगे, है ना? आप भी कटिया वगैरह सॉल्वर्स के वीडियोस देखो, बहुत अवेलेबल यूट्यूब पर, ढेर सारे अवेलेबल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो समझाते नहीं, हम लोग समझाने का ही पैसा लेते हैं। क्लियर हो? नहीं तो हमारे पास आने की क्या जरूरत है? सॉफ्टवेयर पर ऐसे डाउनलोड हो जाते हैं, स्टूडेंट वर्जन मिलते हैं आजकल, लीगल 2-3 साल के, क्रैक्ड वाले भी मिल जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है? लेकिन अगर आप आ रहे हो तो हमारी कोशिश ये है कि वो जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही वो हम लोग समझें। क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे? तो ये हमारा ये सब उसके रिजिड बॉडीज और काइनेटिक्स उसमें नहीं है, इसमें आऊँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड्स टू सॉल्व एनी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम तो समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करना है, लेकिन ऐसा नहीं यार पैसा खत्म हो गया क्या करूँ यार, मैं उधर जाना था, यहाँ जाना नहीं हो रहा, शादी में नहीं आना, छुट्टियाँ नहीं मिली। दीज आर नॉट इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स मतलब सर्टेन टास्क था वो पूरा नहीं हो पा रहा, मतलब हमको ये स्लाइडर डोर है, हमको इसको एक मैकेनिज्म देना है, सेंसर के थ्रू अपने आप ऑटोमेटिक क्लोज होना चाहिए, तो कस्टमर आएगा हमसे बोलेगा यार ऐसा ऐसा चाहिए, जैसे मैं आऊँ इस रेंज में तो ये बराबर एक्टिवेट हो जाना चाहिए, जैसे अपन मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो सेंसर्स लगे रहते हैं, हमको डिटेक्ट करते हैं, वो खुद ही डोर ओपन हो जाता है। ये किसी ने वर्बली बोल के बताया हो, फिर अगले ने सोचा कि हम यार ऐसा ऐसा करें, तो उसमें दोनों चीज़ें, सेंसर्स भी है और मशीन्स भी है, मैकेनिज्म भी है ना? जैसे ही सेंसर सेंस करेगा कि कोई आया तो एक्टिवेट हो जाना चाहिए और डोर स्लाइड होना चाहिए। तो मतलब ये एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है कि मुझे ऐसा ऐसा सिस्टम चाहिए।
समझ रहे, या ऐसा ऐसा रिजल्ट चाहिए, या क्या आंसर आएगा। सो दैट इज डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम, समझ, टेक्निकल प्रॉब्लम। क्लियर हो रहे हैं क्या? तो इसके एक्चुअल में 3 मेथड्स हैं, एनालिटिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड। सबसे पहले मैं एक्सपेरिमेंटल मेथड से शुरू करना चाहूँगा कि इससे भी हम सॉल्यूशन ला सकते हैं इंजीनियरिंग। एक्सपेरिमेंटल मेथड ये हम सब ने की है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, चाहे वो फिजिक्स वाला प्रॉन्ग वाला प्रॉब्लम हो, तो जिसमें अपन और वो जितनी भी टेस्ट ट्रिक रहती थी अपने इसमें वर्कशॉप्स वगैरह में, तो वो अपने एक्सपेरिमेंटल मेथड थे। आप जाते थे, उसमें बराबर फीड करते थे, सब इन्फॉर्मेशन देते थे, तब कहीं वो रिजल्ट नोट करते थे। तो आप पूरा का पूरा एक्चुअल मेजरमेंट करते थे, टाइम कंज्यूमिंग होता था। ओनली फिजिकल प्रोटोटाइप इज अवेलेबल, जो भी चीज़ आपको टेस्ट करना हो होना चाहिए। वो लिक्विड डालना है या कॉम्प्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो आप, क्या टेस्टिंग कर रहे हो, या यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में स्पेसिमेन को टेस्ट कर रहे थे आप, तो वो स्पेसिमेन होना चाहिए, मशीन होना चाहिए, लोड लगाना है, क्रैक हुआ फिर वो वैल्यू नोट करो, इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए चेक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल ओनली फिजिकल प्रोटोटाइप्स इज अवेलेबल। रिजल्ट्स कैन नॉट बी बिलीव ब्लाइंडली एंड मिनिमम 3 to 5 प्रोटोटाइप्स मस्ट बी टेस्टेड। एक ही रिजल्ट पे अपन ब्लाइंडली नहीं बोल सकते कि ये फाइनल है। टेस्टिंग मशीन से अपने को पता है यूटीएम में 4-5 तोड़ के देखते थे, जब कांस्टेंट रीडिंग आने लगती थी तब रुकते थे। तो ये एक तरीका है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है उसमें, ये पूरे गैजेट्स होना, स्ट्रेन गेज से लेके फोटो इलास्टिमीटर, वाइब्रेशन मेजरमेंट्स और ये सब। तो ये पॉसिबल है, लेकिन बहुत सारा खर्चा है इसके पीछे। अब सोचो एरोप्लेन अगर आप 3-5 तोड़ते हो तो क्या भाव पुराएंगे, समझ रहे? तो उसको टेस्ट करने की मशीन भी होना और वो एरोप्लेन भी होना, इट विल बी अ वेरी कॉस्टली सर्विस, है ना, चेकिंग। तो ये एक होता है। तो छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स है, छोटी मोटी मशीन है, तो इट्स ओके। फिर हम बात करते हैं एनालिटिकल मेथड। क्लासिकल अप्रोच बहुत पुरानी मेथड है, 100% एक्यूरेट रिजल्ट इससे मिलेंगे, इधर भी मिल सकते हैं प्रोवाइडेड आपके सभी मेजरमेंट डिवाइसेस मशीन सब ओके है, कैलिब्रेटेड प्रॉपर्ली। क्लोज फॉर्म सोल्यूशन मतलब आपको कंप्लीट फीडबैक मिलता है, एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंपल प्रॉब्लम्स लाइक कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम्स एक्सेट्रा। हाँ, तो अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली में फॉर्मूला बेस्ड है, जो अपन बात कर रहे थे WL3 तो इसमें आपके पास फॉर्मूले होने चाहिए। लेकिन मेरी जो बात चल रही थी कि हर चीज़ के फॉर्मूले है क्या, नहीं है, तो मतलब सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते बराबर है। दो एनालिटिकल मेथड्स could also give approximate results if solution is not closed form, but in general analytical methods are considered as closed form solution। मतलब सही फॉर्मूला है आपके पास, सही वैल्यूज आपने दी है, सही आंसर है, सिंपल। तो ये दो तरीके हो गए। तो इसमें खासियत ये रही कि अपने को मशीन्स की जरूरत नहीं है, ये अपना फिजिकल प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये तो फोकट वाली मेथड होगी इसके कंपैरिजन, लेकिन सब चीज़ के फॉर्मूले। अब इस बीच में आते हैं ये तीसरी मेथड, न्यूमेरिकल मेथड। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मेथड की खासियत ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब आप रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो। इसमें ऑलरेडी मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्टेड होते थे, फॉर्मूले वर रेडी, इधर आप क्रिएट करोगे, फॉर्मूले बनाओगे, अप्रोक्सीमेट एजम्पशंस आर मेड, काफ़ी सारी चीज़ें अज्यूम करोगे आप। एप्लीकेबल इवन इफ फिजिकल प्रोटोटाइप इज नॉट अवेलेबल, यानी प्रोटोटाइप नहीं है, मशीन नहीं है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। रियल लाइफ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। रिजल्ट्स कैन नॉट बी बिलीव ब्लाइंडली एंड मस्ट बी वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड और बाय हैंड कैलकुलेशन। अब क्या होता है एक्चुअल में, इसकी मेथड से जो आंसर आए या हमारे सॉफ्टवेयर से जो आंसर आए उससे डायरेक्टली हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते मास के, इस पे फिर हम एक बार एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग करते हैं, तो वो एक बार पूरा आता है, समझ रहे हैं क्या? तो कहीं ना कहीं आपको मान लो 10 लाख क्वांटिटी कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो वो पहले आप एक प्रोडक्ट बना के मशीन्स भी बनाओगे, चेक भी करोगे, और इससे डबल श्योर हो जाओगे। इससे तो हमको श्योरिटी मिल गई, फिर इससे भी हो जाएंगे, फिर 10 लाख वो पीसेस तैयार करने में मतलब है। पता चला यहाँ से तो सही आ रहा था लेकिन एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग में फेल हो गया, तो 10 लाख पीसेस हमारे मतलब के नहीं रहे। क्लियर हो रहा है क्या? तो जनरली फिर हम क्या करते हैं, इससे प्री चेक कर लेते हैं और फिर एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं। तो आप बोलोगे सर फिर क्या फायदा हुआ? नहीं, जितना भी ट्रायल एंड एरर था वो सब इसी मेथड से हो गया, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस मिल जाएगा यहाँ। समझ रहे क्या? मतलब जैसे अगर अपने को अभी आप लोग फॉर्म भरते हैं यहाँ जितने भी, तो किसी ने फॉर्म ऑलरेडी भरा होगा तो उसकी मदद से आपका फॉर्म जल्दी भर जाता है, क्योंकि भाई उसने पहले मेहनत किया, फोटो का साइज क्या होना, साइन का क्या साइज होना,
कौन कौन से डिटेल्स होना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी होना, तो बहुत सारा उसका इन्फॉर्मेशन होता है वो बंदे का। तो आपका काम तो वही करना है आपको, लेकिन वो बंदे के थ्रू कर रहे तो आपको आसान हो गया। सेम यहाँ क्लियर हो रहा है क्या? अब इसमें खासियत क्या है, ये भी मेथड हम लोग कर चुके हैं, पता है कहाँ? याद होगा आपको अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन, राम्स फादर्स करंट एज इज 46, 8 years before Ram's age was 6, so what will be the age of both Ram and father's age after 10 years? समझ रहे हैं? तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला रहता था क्या? नहीं। आप शुरू लेते लेट अस assume that Ram's current age is x, फिर x minus 6 या जो भी है, तो you were generally creating the formula और उससे हमको फिर एजेस मिलती थी दोनों, याद है? तो दैट वाज योर मैथमेटिकल। आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे थे राम को, उनकी एज को, समझ रहे क्या? तो वहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था। और आप देखो अगर सही तरीके से पढ़ पाए तो वो फॉर्मूला सही बनता था। कई लोगों के गलत हो जाते थे या हमारे भी गलत हो जाते थे, क्योंकि हम सही तरीके से उसको पढ़ते नहीं थे। फॉर्मूला गलत तो फिर वो एज निकली वो भी गलत। मतलब यहाँ आपका इंटरप्रिटेशन सही होना जरूरी है। सही इंटरप्रिटेशन, सही फॉर्मूला, सही असम्पशन लेना है, समझ रहे क्या? गलत भी है पूरा, क्लियर हो रहा है क्या? तो दैट वाज नथिंग बट योर न्यूमेरिकल, यू वर मैथमेटिकली रिप्रेजेंटिंग द थिंग्स। और असम्पशन है अप्रोक्सीमेट, तो ये मेथड कभी भी 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देती, ये हमेशा अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देती। क्यों? आपने असम्पशंस ले ली ना, जब असम्पशंस ले लिए तो कहाँ 100% रहा, है ना? समझ रहे? लेकिन फिर भी ये मेथड पुराती है। क्यों? ये बहुत महंगी है, सब चीजों ना, इसमें फॉर्मूला नहीं है, बीच की मेथड बचती है भाई, नहीं से कुछ सही। आपको मोबाइल लेना है तो आप एटलीस्ट कीमत जानते हो तो उतने पैसे की लेके जाओगे ना। अब आप लेके 5,000 मोबाइल लेगा 50,000 का, तो इसको अप्रोक्सीमेशन या असम्पशन नहीं बोलते। आज 500, 200, 300 का फर्क समझ में आया, अब 50,000, 45,000 का फर्क उसको थोड़ी ना बोलूंगा मैं इतना क्लोज था। समझ रहे क्या? तो यहाँ पे आप जितना क्लोज जा सकते हो उतने आपके एक्यूरेट रिजल्ट। 100% एक्यूरेट कभी नहीं है, और हमको एक्यूरेट चाहिए भी नहीं। क्यों? चेंजेस आते रहते हैं। अरे भाई चेयर टूटी नहीं है तो टूट गई, अब वो कितने इस पे टूटी उससे हमको कोई मतलब नहीं। समझ रहे क्या? 59.8 kg पे टूटी, 59.7 kg पे टूटी, हमको ये पता करना है कि 60 किलो के आसपास फेल हो जाती, दैट इज आवर सोल आंसर। अब वो 59.7 है या 60.7 है, हमको एक अंदाज मिल गया था कि 60 kg के ऊपर शेयर टूट जाती है। तो अपन जब यूज करेंगे तो अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई 60 kg के आसपास नहीं आना चाहिए, दैट इज द अप्रोक्सीमेशन। अब आप बोलोगे नहीं यार 59.7 ही था, वो तो 60 बोला था, तो 300 ग्राम तो कम था, फिर भी कैसे टूट गई? समझ रहे क्या? तो बोलने करते हैं कि आपको एक रेंज पता चल जाएगी, फेलियर होने की रेंज, तो आप फिर उसके हिसाब से काम करो। समझ रहे हैं ना? तो अपन डे टू लाइफ में ऐसे ही चलते हैं, बहुत एक्यूरेट नहीं चलते आप हर चीज में, अप्रोक्सीमेशन ही लेके चलते हो कि अपन कहीं घूमने गए तो अंदाजन 10-12 हज़ार खर्च होंगे, सामान लेने गए तो अंदाजन इतने पैसे रख लिए। तो अपन ज्यादा चीजों में अंदाजा नहीं चलते, अप्रोक्सीमेट ही चलते, फिर वहां जाके एक्यूरेट होता है। तो लेकिन आप अगर तैयारी से गए तो वो जो एक्यूरेट होने वाला है उसके लिए आप मेंटली तैयार होते हो, है ना? तो ये मेथड वही करके देने वाली है। फायदा ये हो गया भैया, ना आपके पास मशीन है ना आपके पास फॉर्मूले है, तो भी आपको उसने पहुंचा तो दिया। आप बोलेंगे बिल्कुल बस ने मेट्रो ने मेरे घर तक छोड़ के आना चाहिए, तो वैसा नहीं होगा ना। तो ये मतलब घर तक छोड़ के आने वाली नहीं है, और अपने को घर तक जाना भी नहीं है, नियर बाय भी पहुंच गए अपन, तो वहां से ऑटो या पैदल चले गए, आर गेटिंग? तो ये मेथड वो चीज़ है। तो हमारा सीआई फील्ड इसी मेथड का यूज करता है, और आपने इनडायरेक्टली पढ़ी है, क्लियर हो रहा है? तो इट विल ऑलवेज गेट। तो इसके 4 भाई बहन हैं इस मेथड के फर्दर सब टाइम। एफईएम, ये सब्जेक्ट भी आपको हुआ होगा, एफईएम हुआ? एफईएम नहीं था, क्या था आपको? यानी इलेक्टिव होगा ना एफईएम वगैरह? नहीं, आरएसी था। आरएसी था। और कैड नहीं था आपको सब्जेक्ट? नहीं, कैड नहीं था। जो सब्जेक्ट नहीं थे उसी में डील कर रहे हो आप लोगों का भी कौन सा सेमेस्टर? सर अभी आपके लिए तो बहुत बाकी।
ठीक है, चलो अब इसका फ़ायदा आप लोगों को वहाँ होगा। चलो अब मैं ये बताना चाहता हूँ, ये भी जब मैं पढ़ता था कैड सब्जेक्ट, उसमें ये एफईएम दो पार्ट में था, कैड एंड एफईएम। तो पहला पार्ट कैड था हमारे को फाइनल ईयर में, मेरे वक्त ईयरली पैटर्न, और दूसरा था एफईएम फाइनाइट एलिमेंट। तो इनडायरेक्टली वो न्यूमेरिकल मेथड का ही पार्ट। तो ये एक्चुअली 4 मेथड है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड, बाउंड्री एलिमेंट मेथड, फाइनाइट वॉल्यूम मेथड और फाइनाइट डिफरेंस मेथड। ये चारों भी न्यूमेरिकल मेथड्स के टाइप, समझ रहे? तो इसको हम एफईएम बोलते हैं, बीईएम बोलते हैं, बाउंड्री एलिमेंट मेथड, शॉर्ट में बीईएम, एफवीएम फाइनाइट वॉल्यूम मेथड और फाइनाइट डिफरेंस मेथड। चारों मेथड मतलब मैं ये बोलूँगा कि जैसे अभी अपने को यहाँ से घर जाना है, पैदल जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, ऑटो से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, ट्रक से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं। सभी क्या है? ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम। लेकिन कौन सा मीडियम कब यूज़ करते हैं? तो वैसे यहाँ पे भी चारों से आंसर आते हैं, कौन सी मेथड से कब आंसर लेना, वो सिचुएशन। तो जैसे इनका बोलना है फाइनाइट एलिमेंट लीनियर, नॉन लीनियर, बकलिंग, थर्मल, डायनामिक और फटीग एनालिसिस आप करते हो, तब आपने इसको प्रेफर करना। जब आप साउंड, अकॉस्टिक्स, नॉइज, वाइब्रेशन, हार्नेस से रिलेटेड स्टडी कर रहे हो, तो आपने बाउंड्री एलिमेंट मेथड यूज करना है। फाइनाइट वॉल्यूम मेथड जब सीएफडी, फ्लूइड डायनामिक्स वगैरह से आप रिलेटेड, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से एरिया की आप स्टडी कर रहे हो, देन यू शुड प्रेफर दिस मेथड। समझ रहे? फाइनाइट डिफरेंस मेथड थर्मल और फ्लूइड फ्लो का कॉम्बिनेशन में आप स्टडी कर रहे हो, देन यू शुड प्रेफर दिस मेथड। तो सभी मेथड से आंसर आते हैं, बट हर मेथड का अच्छा काम करने का तरीका है। तो यहाँ से घर जाना तो अपन एरोप्लेन यूज नहीं करेंगे, समझ रहे? तो वैसे ही हमको भी ये समझ में आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा, फिर वो प्रैक्टिस और ये सब चीज़ क्लियर हो रहेगी। तो ये क्लियर हुआ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये समझ